कि जब आप किसी विदेशी माता के पेट से जन्मे बच्चे से अगर आप देशभक्ति की उम्मीद करेंगे तो वो आपकी बेवकूफी है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब आप बंगाल में जीतते हैं, जब आपका गठबंधन केरल में जीतता है, जब आपका गठबंधन तमिलनाडु में जीतता है, जब आपका गठबंधन कर्नाटक में जीतता है, जब आपका गठबंधन अन्य राज्यों में जीतता है, तब आप उसे लोकतंत्र की जीत बताते हैं। ये शहादत तब कहां चली गई थी जब हमारे देश में राम भगवान के सेतु के लिए उनसे प्रमाण मांगा गया था। बंगाल में ऑस कॉलेज की बच्ची के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, जो कि बहुत ही घटिया। और मैं तो साथ में कोलकाता के प्रशासन की तुलना हिजड़ों से करूंगा, क्योंकि हिजड़े भी उनसे बेहतर होते हैं। अगर आप महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि वो 9 बजे के बाद निकले, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो टीएमसी का नेता हो, अगर ये बकवास करेगा कि महिलाओं को इतने बजे, और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई नमूना मैंने आज तक देखा नहीं है, जितने टीएमसी में भरे पड़े हैं। पूरी की पूरी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो तृणमूल नमूनों की, और सी से एक बड़ा अच्छा चार्जर वाला वर्ड आता है, वो बन चुकी है वो इस समय। और एक और बात स्पष्ट बताऊंगा, मैं यहाँ भाजपा का प्रवक्ता खुद को भी अलग करता हूँ। माननीय महात्मा गांधी जी देश के बापू नहीं है, ये बात सबको पता है। देश के संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि हमारा कोई बापू है। देश के संविधान में भारत भाग्य विधाता लिखा है, देश के संविधान में भारत बापू विधाता नहीं लिखा है। देखिए, सरनेम भी गांधी नहीं है, सरनेम ज्ञानदी है, GANDHY। गांधी के वाई को हटाकर आई लगा देने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। लेकिन ज्ञान व्यापी यानी ज्ञान का सागर, अब मस्जिद का नाम भी अगर संस्कृत में होने लग जाए तो वो सिर्फ भारत में हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन 90% मुसलमान उसी कचरे में से आते हैं जहां से वो अपने बच्चों को बड़ा करना जानते हैं। हिंदू कहीं भी 80% या 80%, 90% होता है, वहां हमेशा शांति मिलेगी आपको। लेकिन कहीं भी मुसलमान 25% हो जाए तो ऐसा उत्पात और तांडव मचाता है जैसे कहीं हम देख ही नहीं पाते। अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, ISIS अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, लश्कर तैयबा अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, पुलवामा में जो हुआ अल्लाह अकबर के नाम पे हुआ, आधार कार्ड देखेगा सब कुछ हुआ। तो जब सब कुछ अल्लाह अकबर के नाम पर ही हो रहा है तो एक बार वेरिफिकेशन तो जायज है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप लोग देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बड़े खास गेस्ट मौजूद हैं, और ये खास इतने खास इसलिए क्योंकि इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है नयन मार्कन, और ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता भी हैं, और बोलने में इनकी ऐसी महारत है और इतने ज्ञान के साथ बोलते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो नेता है वो इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबसे को मिलाना चाहूंगा नयन से। नयन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी को जय श्री राम, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आके जी। और नयन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप और प्रवक्ता भी हैं, तो मैं आपसे अभी जो फिलहाल जो गंभीर मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि जो SIR का मुद्दा है। बिहार में चुनाव हुए, ठीक है, उससे पहले SIR हुई, और जो हमारे राहुल गांधी हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अब वो राहुल गांधी को एक पद दे देना चाहिए कि ये इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति हो गए हैं। सिर्फ इनका काम अब सिर्फ इल्जाम लगाना रह गया, मुद्दे बनाने। अगर कोई मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई अगर पोस्ट ऐसी हो जहाँ पे आदमी को नए नए मुद्दे बनाने हो तो राहुल गांधी उसके लिए बेस्ट है। राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा उठाया, उसके बाद दुबा के इन्होंने बिहार के अंदर, मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे पूरी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करी इन्होंने, पर हुआ क्या कि लास्ट में वो हार गए। तो SIR के मुद्दे को लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी, और भारतीय जनता पार्टी SIR को हमेशा सपोर्ट भी कर रही है, और ये होना भी चाहिए। अगर एक समझदार नागरिक के हिसाब से देखें तो SIR जरूरी है, पर ये विपक्ष ने जो मुद्दा उठा दिया है, और विपक्ष नहीं मतलब राहुल गांधी ने उठा दिया, तो इसको लेके क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाणक्य जी ने एक बात कही थी रोहित जी, कि जब आप किसी विदेशी माता के पेट से जन्मे बच्चे से अगर आप देशभक्ति की उम्मीद करेंगे तो वो आपकी बेवकूफी है। ये बात उन्होंने अलेक्जेंडर के संदर्भ में कही थी, और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी की पत्नी के रूप में अलेक्जेंडर की बेटी के नाम की चर्चा शुरू हुई थी, जब कौटिल्य जी ने ये नींव रखी थी कि अगर दुश्मन बार बार अलेक्जेंडर देश में हमला कर रहे थे तो उनकी नींव ये थी कि अलेक्जेंडर के हमले को रोकने के लिए उनके घर की बेटी को भारत की बहू बना दिया जाए,
वही इस समय इंदिरा गांधी जी के साथ और सोनिया गांधी जी के संदर्भ में हुआ। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, इंदिरा गांधी जी को गोलियां लग गई, या कहीं उन्होंने इमरजेंसी के तहत वो शहीद हो गई, और इमरजेंसी में जो एसआईआर का रोना रोते हैं और जो छाती पीटते हैं, उनके कारण ही आज जब इमरजेंसी का हम याद करते हैं 75 का समय, तो इमरजेंसी का समय ये था कि मेरे नाना जी को भी जेल में डाल दिया गया था। अच्छा। और हाल ये था इमरजेंसी का कि उस समय हमारे पूर्व गृह मंत्री और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की माता जी से उन्हें उस समय नहीं मिलने दिया गया था जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसे लोग जब लोकतंत्र का बचाव करने उतरते हैं तो एक आईना यहां से भी आता है कि आप किस तरीके से लोकतंत्र का बचाव कर रहे हैं, आप कैसे लोकतंत्र का बचाव कर रहे हैं। और कौटिल्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे चाणक्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यहां पर राहुल गांधी जी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब आप बंगाल में जीतते हैं, जब आपका गठबंधन केरल में जीतता है, जब आपका गठबंधन तमिलनाडु में जीतता है, जब आपका गठबंधन कर्नाटक में जीतता है, जब आपका गठबंधन अन्य राज्यों में जीतता है, तब आप उसे लोकतंत्र की जीत बताते हैं। लेकिन जब हम बिहार में प्रचंड जीत छाती फाड़ कर निकलते हैं और जब आपके सारे एजेंडे धाराशायी हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं और योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब लोकतंत्र क्यों मर जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है। और एक और बात, जो लोग एसआईआर पर रोते हैं और जो लोग खुद को शहीदों का वंशज बताते हैं, उनसे मेरा एक सवाल जरूर है, ये शहादत तब कहां चली गई थी जब हमारे देश में राम भगवान के सेतु के लिए उनसे प्रमाण मांगा गया था। जब ये शहादत तब कहां चली गई थी जब उनके वर्तमान वात्सल्य को और वर्तमान कूटनीति को धाराशायी करके हिंदू धर्म की संस्कृति की धज्जियां उड़ाने का काम इनके नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो इनके पूर्व क्या कहते हैं विदेश मंत्री हो, या फिर बोको हरम से इनके सलमान खुर्शीद कौन है, ये सलमान खुर्शीद किस पार्टी, ये उसी पार्टी के नेता है ना जिनके पूर्व विदेश मंत्री भारत के सलमान खुर्शीद जी इन्हीं के यूपीए 2 के शासन में ये कहते थे, और जिन्होंने अभी वर्तमान में बस 1-2 साल हुए इस बात पुस्तक लिखी थी कि बोको हराम की तुलना हिंदुत्व से करने वाले अब एसआईआर पाठ पढ़ाएंगे। और एक और बिल्कुल स्पष्ट बात, एसआईआर पे वो बात ना करें जिन्हें बंगाल में तो लोकतंत्र की जीत नजर आती है, लेकिन अगर वो दिल्ली में जीतती हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अच्छा, बंगाल की बात करिए आपने। बंगाल के अंदर जब कोई घटना घटित होती है, किसी महिला के साथ कुछ उत्पीड़न होता है, किसी लड़की के साथ वहां दरिंदगी होती है, ठीक है, वहां पे जब लोगों को मार दिया जाता है, वहां दंगे किए जाते हैं, घरों में लोगों के बम फेंक दिए जाते हैं, हिंदुओं के घरों में घुसकर उनको मारा पीटा जाता है, तब हमारे राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, ठीक है। पर जब यही कुछ घटनाएं छोटी मोटी अगर यूपी में हो जाए, दिल्ली में हो जाए या बीजेपी शासित राज्यों में हो जाए, तो ये रोना पीटना शुरू कर देते कि भैया ऐसा क्यों हो गया। तो ये दोहरा चरित्र क्यों लेके चलते हैं राहुल गांधी। देखिए, भाजपा शासित राज्यों में अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत निंदनीय है, और पड़ोस के राज्यों में भी होता है तो वो भी निंदनीय है। ऐसी घटना तो निंदनीय है, सब पर होती है। अब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को देखिए, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ तो जो अपराधी था उसके होटल पर ही पूरी की पूरी सरकार ने बुलडोजर चला दिया था। कार्रवाइयों का नैतिकता और कार्रवाइयों की जिम्मेदारिता ये होती है, कार्रवाइयों की उदारता ये होती है। अगर हमारे यहाँ पर कोई निकलता है तो आप किसी भी बड़े नेता को देख लीजिए, जैसे कोई भी टटपुंजा नेता आकर महिलाओं के साथ शोषण करता है तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल उस पर एक्शन लेती है। लेकिन अगर बंगाल में ऑस कॉलेज की बच्ची के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, जो कि बहुत ही घटिया, और मैं तो साथ कोलकाता के प्रशासन की तुलना हिजड़ों से करूंगा क्योंकि हिजड़े भी उनसे बेहतर होते हैं, कम से कम वो कार्रवाइयां तो करते हैं, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। मतलब ये ऐसे थे कि महिलाओं पे, अगर ममता बनर्जी जी महिला भी है ना, उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इफ शी इज अ वुमन दैट हैज टू बी क्वेश्चनड व्हाई, कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। एक पूरा का पूरा प्रशासन, एक पूरा का पूरा जो उस बच्ची को था, वो आरएमएल की जो वो क्या कहते हैं मेडिकल की छात्रा थी, जिसके साथ 1 साल पहले जो हुआ, ये घटना बताती है कि उसके बाद उस पर यह कहा गया कि उसने आत्महत्या करी है। उसने आत्महत्या नहीं करी थी। परिवार को उसकी लाश तक नहीं देखने को दी। मतलब कितनी बड़ी बात ये थी कि उसने के साथ जो हुआ वो प्रशासन की मिली भगत के बाद ही हुआ था, और प्रशासन ने बहुत बड़े बड़े नमूने इसके पीछे छुपा दिए। और बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है कि ममता बनर्जी का पूरा हाथ था इसके पीछे, वरना बच्ची के साथ कुछ और हुआ है और बताया कुछ और गया है। अब ये देखिए ना कि एक बच्ची का कलकत्ता में रेप होता है और
ममता दीदी कहती हैं कि भैया लड़कियां रात को 9 बजे घर से बाहर क्यों निकल रही है, मतलब अपनी जिम्मेदारी से कितने तरीके और कितने साफ तरीके से तो ममता बनर्जी जी रात को 2 बजे रैलियां क्यों करती हैं? तो ममता बनर्जी जी रात को 10 बजे रैलियां क्यों करती हैं? तो ममता बनर्जी जी अपने पिल्ले अभय बनर्जी को लेकर रात में गलियों में क्यों निकलती हैं? सवाल तो ये भी उठेंगे ना। अगर आप महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि वो 9 बजे के बाद निकले, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो टीएमसी का नेता हो, अगर ये बकवास करेगा कि महिलाओं को इतने बजे, और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई नमूना मैंने आज तक देखा नहीं है, जितने टीएमसी में भरे पड़े हैं। पूरी की पूरी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो तृणमूल नमूनों की, और सी से एक बड़ा अच्छा चार्जर वाला वर्ड आता है, वो बन चुकी है वो इस समय। तो जिस प्रकार से अपनी चार्जिंग स्लॉट पता नहीं कहां छोड़ के बैठ गए हैं। महिलाओं के बारे में आप बात करते हैं, महिला का जिस्म है, महिला का तन है, महिला की मर्जी है, और महिला जो चाहे वो पहने की आप उसे रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। आप ऐसा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। अगर आप अपनी तुलना बंगाल की तुलना आप क्या कहते हैं बाकी राज्यों से करते हैं, आप बंगाल की तुलना बॉम्बे से करना चाहते हैं, बंगाल की तुलना दिल्ली से करना चाहते हैं, तो ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट कीजिए कि बंगाल की महिलाएं सेफ महसूस करें। उन्हें यह ना सोचना पड़े कि रात के 9 बजे निकलने के बाद क्या ममता बनर्जी की सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा करेगी, या ममता बनर्जी का प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा। यह कहना बहुत गलत है, और आप अपने घटिया और 1970 के माइंडसेट को चेंज कीजिए। अच्छा नयन, राहुल गांधी मैंने बताया कि वो मुद्दे आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हो गए हैं। राहुल गांधी पहले वो आपको बताया राफेल का मुद्दा लेके कोर्ट में, बाद में माफी मांगनी पड़ी, 512 करोड़ फिर 2500 करोड़। तो दुनिया भर के मुद्दे वो लेके आते रहते हैं, और लास्ट में अंत में होता यही है कि इनको माफी मांगनी पड़ती है और किसी न किसी राज्य में इनकी हार होती है। तो इतने सब मुद्दे लाने के बाद पर उनसे निकलता कुछ नहीं। पर उसके बावजूद भी आज भी ये हालात है कि ये देश के अंदर, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल के अंदर हुआ, जो जैन जी को भड़का के दंगे कराए गए थे, उस तरह की स्थिति ये लोग हमारे देश में भी बना रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने टारगेट कर लिया हमारे देश की जैन जी का। तो कहने का मेरा सवाल ये है कि ये जो मुद्दे लेके आते हैं, मुद्दों से कुछ निकलता नहीं, उसके बावजूद फिर दूसरा नया मुद्दा लेके आते हैं। तो इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे दिखती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर मैं ये चीज देखता हूं कि ये लोग अनाप शनाप वीडियो बना के डाल रहे थे किसी न किसी मुद्दे को लेके, पर भारतीय जनता पार्टी उसको ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। देखिए, बीइंग अ जेन जी, आई एम आल्सो अ जेन जी, आई एम गोइंग टू बी 19 दिस मंथ एंड आफ्टर 3 days इवनली। सो एक जेन जी होने के नाते मेरा बस यही सवाल है राहुल गांधी जी से कि अगर वो जेन जी होते तो पहली बात तो वो खुद को युवा ना कहलाएं, क्योंकि अगर वो आज खुद को युवा कहलाएंगे तो हम जैसे युवा अपने आप को दीवार पे सर मारना शुरू कर देंगे। बोलता हूं कि 54 साल का आदमी, क्योंकि 54 साल का बुढ़ा युवा नहीं हो सकता। इवन माय फादर जो कि 45 के, वो खुद को युवा नहीं कहते। 45 वर्ष का व्यक्ति भी आजकल युवा नहीं है। आजकल 40 के बाद आप युवा नहीं होते हैं। युवा होने का क्राइटेरिया होता है, अगर युवा होने का क्राइटेरिया 55 और 60 में होने लग गया तो राहुल गांधी जी की माता जी भी पूरी युवाओं में ही आती है मेरे हिसाब से। और एक और बात, जो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जो आप नेपाल की बात कर रहे हैं, वो उनका मसला है, वो जाने। देखिए, एक साफ और स्पष्ट बात है, राहुल गांधी जी की जो बात है, 2008 में यूपीए की इनकी सरकार थी, उस समय चाइना और इनके चाइनीज राजदूत के बीच में और उनके बीच में जो मीटिंग्स होती थी और उनके बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए, वो आज तक कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। और उस बीच में क्या हुआ, इंडिया की एक्साइज चीन की जमीन चाइना के पास कैसे चली गई, इनके प्रिय दादाजी या प्रिय नाना जी माननीय नेहरू जी के नेतृत्व में कैसे 62,000 वर्ग जमीन चाइना खा गया और 32,000 वर्ग जमीन कश्मीर को आवंटित कर दी गई। और वेटो जैसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो यूनाइटेड नेशंस की होती है, जो मेरे पिताजी भी मुझे कहते हैं, और ये जो सारा ज्ञान निकल रहा है वो इस समय पिताजी के कक्ष से ही निकल रहा है मेरे। तो वेटो जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस में, 5 ताकतवर देश होते हैं वेटो में इस समय, रशिया, यूके, फ्रांस और आपका यूएसए और क्या कहते हैं आपका फ्रांस। तो इन देशों के नेतृत्व में हमें इंडिया को 1962 में ये जिम्मेदारी मिल रही थी। 1962 से 1960s की बात है, स्टार्टिंग की। तो उस समय चाइना को यह जिम्मेदारी उठा के नेहरू ने दे दी, चाइनीज, और बाद में चाइना ने हमारे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि हम अपनी वायुसेना भी, और जबकि पास हमारी वायुसेना भी थी, लेकिन हमने वायुसेना भी इस्तेमाल नहीं करी। और इनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व, मेजर बिट्टा साहब का किस तरीके से उन्होंने क्रेडिट लिया, वो तो पूरी दुनिया को पता है। देखिए, अब आज की वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन अगर वो युवाओं की बात करते हैं तो 1960 का युवा भी आज का युवा ही होता है उनके, राहुल गांधी जी के हिसाब से। तो मैंने उस समय की बात करी। देखिए, अब अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की बात में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि हमें ये सोचना चाहिए, हमारे युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हमारी लीडरशिप जा कहां नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो हमसे मिलता है, जो हमसे कनेक्ट करता है, जो हमसे, देखिए अगर आज आप अजय माकन जी के पास जाते हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, या देवेंद्र यादव जी के पास जाते हैं, तो आप उतना पास जाएंगे तो आप उनकी सिक्योरिटी आपको धक्के मार के निकाल सकती है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप रेखा गुप्ता जी के पास जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी आपसे पूछेगी, अगर उनकी नजर पड़ गई आपके ऊपर, उन्होंने आपको देख लिया माननीय रेखा गुप्ता जी ने, तो वो पहले बोलेंगे, और उनके दरवाजे सीएम आवास खुला रहता है सुबह 6 बजे से, और मंडे टू फ्राइडे अगर किसी को मिलने, किसी कोई समस्या है तो मुझे बता दे, ये एक नंबर है, उनकी हेल्पलाइन है, एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं डाटा, उनके पीछे पूरी पूरी टीम काम करती है। तो जैन जी ये सोचे कि उनको सुरक्षा कहां आनी है, और आगे हमारे देश में मुद्दे पानी, सड़क, बिजली हल 90% हो चुके हैं। इसके अलावा अब मुद्दे होने चाहिए देश की सुरक्षा, देश की फॉरेन पॉलिसी, देश का एनवायरमेंट और देश की बाकी चीजें। और मोदी जी इस पे बात करते हैं तो वास्तविक तौर पे हमारी जेनजीज को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मुद्दे अब राहुल गांधी आज फिर कांग्रेस ने नया मुद्दा लिया है कि मनरेगा और नरेगा में से गांधी जी के नाम क्यों हटा दिया गया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग आज भी देश के अंदर देश के विकास के मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे। हाँ, इनको आज भी नाम से फर्क पड़ता है कि नाम क्यों बदल दिया गया है। देखिए, ननरेगा, मनरेगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और एक और बात स्पष्ट बताऊंगा, मैं यहाँ भाजपा का प्रवक्ता खुद को भी अलग करता हूँ। माननीय महात्मा गांधी जी देश के बापू नहीं है, ये बात सबको पता है। देश के संविधान में कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई है कि हमारा कोई बापू है। देश के संविधान में भारत भाग्य विधाता लिखा है, देश के संविधान में भारत बापू विधाता नहीं लिखा है। और साफ और स्पष्ट तौर पर गांधी जी का भी उतना ही सम्मान है। गांधी जी की या 2 अगस्त को जयंती होती है या 30 जनवरी को उनकी जयंती होती है, तो उस सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व A to Z और मोदी जी का सारा मंत्रिमंडल, दिल्ली सरकार, सभी लोग सब जाते हैं, राजघाट पर नमन करते हैं, क्योंकि उनका भारत के संविधान के प्रति और भारत के प्रति एक नैतिक दायित्व था जो कि उन्होंने निभाया, और उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने आजादी में योगदान दिया है, उससे कोई नहीं निकाल रहा। लेकिन आप गांधी जी के नाम पर अगर राजनीति करेंगे तो वो बेहद गलत है। और गांधी जी और जिस ननरेगा, उसमें राम का नाम भी जुड़ रहा है, बिल्कुल। तो राम के नाम को तो गांधी जी कहते कहते शहीद हो गए। तो अगर आप राम के नाम का ही विरोध कर रहे हैं तो आप गांधी जी का भी विरोध कर रहे हैं। तो नयन, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आज के टाइम में फिर से एक नया मुद्दा शुरू कर दिया इन लोगों ने कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा और नरेगा से हटा दिया। इस मुद्दे को लेकर बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर रैलियां निकाली जा रही है। और ये वो लोग हैं जो किसी टाइम में भगवान राम तक का विरोध किया करते थे, पर आज इनको प्रॉब्लम यह है कि भाई महात्मा गांधी के नाम क्यों हटा देगा मनरेगा नरेगा से। देखिए, अगर आप आर्टिकल्स की बात करेंगे, आप मनरेगा की बात करेंगे जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे बनी है, जो मनरेगा जिसमें राम का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो राम के नाम का तो कभी विरोध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स उठा के भी देखेंगे, आप आंकड़े उठा के भी देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 2014 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, यानी हर 10 में से कितने लोग बेरोजगार हैं, वो पहले 9% के आसपास था, जो कि अब 4.5% है। मैं ये नहीं कहूंगा ये कम हो गया है, लेकिन ये कम हो गया या खत्म हो गया है, कम तो हुआ है, उसका आधा हुआ है। बेरोजगारी दर में कटौती हुई है और भारत अब 21वीं सदी की ओर जा रहा है। 21वीं सदी, ये पूरा का पूरी सदी भारत की है, ये पूरी की पूरी सदी एशिया हेडेड और एशिया सुप्रीमेसी पे बेस्ड है। इस समय हमें ननरेगा मनरेगा पे बहस करने से अच्छा है हमें रोजगार पे बहस करनी चाहिए। नाम बदलने से या उसमें थोड़े पॉलिसीज में चेंज होने से वो पूरी की पूरी चीज नहीं बदल जाएगी। आज भी अगर आप गांधी जी की जयंती उठा के देखेंगे, 2 अगस्त को गांधी जी का वो होता है, उनका जन्मदिन होता है, और 30 जनवरी को जब उन्हें शहीद किया गया था तो उस समय भी उनका दिन होता है। तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राजघाट में जाते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। और गांधी जी के आदर को, गांधी जी के सम्मान को, गांधी जी की निष्ठा को, गांधी जी के परोपकार को कोई नहीं नकारता, कभी नहीं नकारता। गांधी जी का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और है, जो लोग गांधी जी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं,
उनसे गांधी जी की आत्मा की भी एक विनती है कि जब गांधी जी आखिरी वक्त अपने थे तो राम 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 ही निकल रहा था मुंह से, तो राम का विरोध ना मैं करें। ये बात बोलने वाला था कि महात्मा गांधी जी जब अंतिम समय में थे, जब वो दुनिया छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने भी हे राम कहा था। और ये वही कांग्रेस है जिसने पूरे जिंदगी, जब तक राम मंदिर का मुद्दा चला, तो इन्होंने कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं खड़े हुए। इन्होंने हमेशा यही चाहा कि राम मंदिर कभी ना बने। अच्छा, बात जैसे अभी इन्होंने नया मुद्दा उठाया वोट चोरी का, ठीक है, वोट चोरी का तो मुद्दा उठाया, पर मैं इस बात को भी सोचता हूँ, बड़ा हैरान होता है इसलिए कि जिन लोगों ने खुद ने अपना सरनेम चुराया है किसी से, वो आज वोट चोरी का मुद्दा कैसे उठा रहे हैं? देखिए, सरनेम भी गांधी नहीं है, हाँ। सरनेम गांधी है, GANDHY। गांधी के वाई को हटाकर आई लगा देने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। और साफ और स्पष्ट बात, आप महात्मा गांधी जी की तुलना और महात्मा गांधी जी के वंश के नाम पर उनका एक नाम का अंश लेकर महात्मा गांधी जी की पीढ़ी या महात्मा गांधी जी के फॉलोवर नहीं बन जाते हैं। उनके जैसे कर्म भी होने चाहिए। गांधी जी तो हिंसा पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन लालू जी के राज में किस प्रकार से जंगल राज था, और बिहार की जनता ने लालू जी के मुंह पे ऐसा मुक्का मारा कि वो व्हीलचेयर से अब उठ नहीं पाते। राजनीतिक मुक्का भी पड़ा है उन्हें और कोर्ट के मुक्के भी पड़े हैं। तो जिस प्रकार से खुद को जंगल राज का, और गांधी जी अगर लालू जी को देखते तो गांधी जी खुद ही, मुझे लगता है, या तो लालू जी को मार देते या खुद मर जाते। क्योंकि जिस प्रकार से लालू जी के राज में उनके भाई, उनकी क्या कहते हैं, जो उनकी पत्नी है रबड़ी देवी जी, उनको खुद राबड़ी देवी जी, जिनको खुद का नाम लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ये बड़ी हैरानी वाली बात, कमाल की बात है। ये भारत में ही हो सकता है, भारत में हो सकता है, सही बात, ये भारत में ही हो सकता है, भारत में भी, बिहार में हो सकता है। हाँ, ये बिहार में ही हो सकता था। अब वो चेंज हो चुका है, अब नीतीश कुमार जी हैं भारत में, अब नेतृत्व तो बहुत क्लियर है। तो जिस प्रकार से उस समय भी किया गया, और जिस प्रकार से उस समय एक मिस पटना के साथ दरिंदगी करी गई थी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से राबड़ी देवी जी के भाई ने सीबीआई की कॉलर पकड़ लिए थे, और बिहार पुलिस की औकात नहीं हुई थी कार्रवाई करने की। इनके इलाज में शहाबुद्दीन जैसे गुंडे पनपे थे बिहार में, जो तेजाब में नहला देते थे। इनके जैसे अतीक अहमद, इनके जैसे मुख्तार अंसारी, इनके जैसे विकास दुबे, जो आज कब्र में समा गए हैं, योगी जी की कृपा है। तो ऐसे लोगों की कब्र को खोदने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और गुंडों को पनपने का कार्य किसी ने किया तो वो बाकी विपक्ष है। और गांधी जी के सरनेम की बात आप करते हैं, देखिए, सरनेम चुराने से कोई वैसा नहीं बन जाता, और उनके कर्म भी वैसे होने चाहिए। जहां तक आपकी बात वोट चोरी की रही, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर आप बिहार में जीतते हैं तो वो वोट चोरी हो जाती है, लेकिन अगर आप बिहार में हम जीते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। लेकिन अगर आप कर्नाटक में जीते हैं और सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो चोरी नहीं होती है, वो सीना चोरी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, ये जो बेसिक सवाल है ना, यही सबसे बड़ी बात है। अगर देखिए, दिल्ली में अभी उपचुनाव हुए निगम में, वोट चोरी में आग लगाई है अभी 2 मिनट के लिए। दिल्ली में वोट चोरी, दिल्ली में अभी क्या कहते हैं, माफ कीजिए, वो हुए निगम के चुनाव हुए 12 सीटों में। उपचुनाव में सारा का सारा कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास रहता है, और जिस जगह होता है वहां सारा का सारा कंट्रोल, सारी की सारी मनी, सारी की सारी पावर और सारी की सारी मैन पावर उस राज्य की सरकार के पास आ जाती है। अगर उपचुनाव में दिल्ली की भाजपा को अगर इतनी वोट चोरी करनी होती तो 12 की 12 अपनी झोली में न डाल देती, या 3 या 4 कांग्रेस को क्यों देती, या 2 सीटों का नुकसान क्यों करती। और अगर वोट चोरी करनी थी तो 2024 में अभी अमेठी में लोकसभा के चुनाव में माननीय स्मृति ईरानी जी को हार मिली है, जो जनता का जनादेश है, उन्होंने सम्मान किया। तो मोदी जी हार क्यों करते, उन्हें बाल विकास मंत्री दोबारा न बना देते। बिल्कुल सही बात है। और ये तमाम लोग जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते भी इस बात को कि जहां बीजेपी हारती है तो वहां ईवीएम ठीक हो जाते हैं, वहां वोट चोरी भी नहीं होता। पर जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम में भी गड़बड़ है, वहां वोट चोरी भी हो रहा है और सब चीजें गड़बड़ है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताया नयन की, हमारे तमाम दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि नयन कौन है आपके बारे में, क्योंकि आपकी वीडियोस तो खूब वायरल होती है, पर लोगों को नहीं पता कि नयन कौन है, नयन क्या है। हाँ, ये मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा पारिवारिक अपने बारे में भी कुछ बताएं कि लोग जानना चाहते हैं कि नयन कौन है भाई, और नयन के पास ये इतना बड़ा जो ज्ञान का भंडार है कहाँ से आया। ज्यादातर लोगों को नहीं पता जी। मेरा नाम नयन मार्कन है जी। नयन पता है, नयन मार्कन कम लोगों को पता है। मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी खत्री हूँ, और खन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंजाब में, वहां से हूँ। मेरे 4 फादर्स पहले ही से ही माइग्रेट होके दादाजी यहाँ पे आ गए थे, और मेरी मम्मी के साइड का जो पूरा का पूरा उनका जो वो है वंश वगैरह, वो पाकिस्तान से, मम्मी का नान का, मम्मी का दाद का वगैरह सब सिंध पड़ता है पाकिस्तान में अब। और मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी को 7 साल हो गए। मेरी मम्मी, जब मैं 13 साल का था तो अपनी मम्मी को आंखों से मैंने जलता हुआ देखा है अपनी।
तो जला भी नहीं था वो, एक्चुअली क्या कहते हैं, दुर्घटना थी। हाँ नहीं, दुर्घटना नहीं थी, उनको स्वाइन फ्लू हो गया था। तो एक हफ्ते में ही उनकी तबीयत बिल्कुल सही रहती थी। 33 वर्ष की थी मेरी मम्मी, और एकदम से मेरे सामने, वो साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो थर्सडे को ही वो बीमार पड़ी और अगले थर्सडे को खत्म हो गई। 2019 की बात है, कोरोना के आने से 1 साल पहले की। अच्छा। तो नहीं, कोरोना दिसंबर में आ गया था 2019 में, वो फेब में खत्म हुई है, 21 तारीख को उनका वो हुआ था, और 17 को मैंने उन्हें लास्ट देखा था। तो मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा थोड़ा अकेलापन हो गया था, तो मेरी बुआ आगरा में रहती है, वो मुझे वहां ले गई थी। अच्छा। मैंने अपनी 8th वहीं से करी है, और 8th करने के बाद फिर मैं, देखिए मैं बहुत सिंगल चाइल्ड हूँ शुरू से, मैं घर में सिंगल चाइल्ड हूँ, और घर में मेरी सुप्रीमेसी चलती है पूरी एक तरीके से। पूरा राज है मतलब। हाँ, पूरा राज है, पापा वगैरह सबसे, और मम्मी के टाइम पर भी, मतलब कहते हैं ना इकलौती औलाद का पूरा साम्राज्य होता है, तो वो पूरा साम्राज्य मैंने उस समय भी चलाया और अभी भी चलता है। तो मेरे को घर में कभी भी रोका टोकी किसी चीज की नहीं थी। मेरी पॉलिटिक्स में आने की ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। इनफैक्ट बचपन में तो मुझे लगता था कि ये गटर है, मैं इसमें कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। और 2019 में जब मैं 20 में यहाँ पे आया, तो मेरे हिसाब से 2020 में मुझे बोलने की बहुत इच्छा थी। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता था और छोटे छोटे इंटरव्यूज देता था चैनल को। तो एक चैनल है, ऋषभ भैया है हमारे, उनका नाम, क्योंकि वो इस क्रेडिट के हकदार है, मेरे सक्सेस के हकदार हैं, और मेरे पापा भी और वो भी। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको एक इंटरव्यू दिया, और उसमें ओवैसी साहब को मैंने औरंगजेब की औलाद बोल दिया था। वो वायरल हो गया आपका, मुझे वो इंटरव्यू मेरा 60 मिलियन यानी 6 करोड़ व्यूज पर गया था फेसबुक पर। उसने जो तूफान मचाया था वो मुझे आज तक याद है, कि मुझे बंगाल पुलिस से भी उस समय तहरीर किसी की प्राप्त हुई थी, लेकिन उस समय मेरी एज कम थी तो मैं बच गया था। और उसके बाद से फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा 2020 में, और तब मनोज तिवारी जी अध्यक्ष होते थे, और नहीं, तब आदेश गुप्ता जी अध्यक्ष होते थे, मनोज तिवारी जी से मैं जुड़ा था। तो फिर हमारे तब स्थानीय नेता थे कृष्ण गहलोत जी, मैं उनके थ्रू जुड़ा। कृष्ण गहलोत जी मुझे आदेश गुप्ता जी तक लेके गए, फिर आदेश गुप्ता जी की मेरे पे नजरें पड़ी, धीरे धीरे मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। वो इंटरव्यूज इतने वायरल होने लगे, इतने वायरल। तो ये सारा ज्ञान आता कहाँ से भाई, ये जितना कुछ आप बोल लेते हो राजनीति, क्योंकि इतना ज्ञान तो मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं होता। ये सारा ज्ञान मेरे पापा का है। अच्छा। मेरे पापा का इंटरव्यू लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मेरे पापा की शुरू से राजनीति में इच्छा रही है, और मेरे पापा मुझे बताते हैं कि यहाँ ये नहीं बोलना, वहां वो नहीं बोलना, मैं यहाँ ये बोलोगे तो वहां वो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ ये बोलोगे तो वहां वो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैं उनकी सुनता नहीं हूँ, ज्यादातर मैं अपने मन से ही बोलता हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको कहाँ क्या बोलना है, किस लहजे में बोलना है, वो सब पापा के थ्रू। अच्छा नयन, एक गंभीर सवाल है, और मेरे को लगता है कि काफी लोग इस बात को जानना भी चाहते हैं कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है, एक ऐसी पार्टी जो किसी टाइम में पूरे भारत को कंट्रोल करती थी, चलाती थी, एक लंबे समय तक उनका राज रहा है, आज वो पार्टी इस स्थिति में आ गई कि अब उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, और बेतुके बयान, बेतुके मुद्दे उठा के लोगों को भ्रमित करते रहते। तो कांग्रेस के जो हालात हुए, इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? देखिए, कांग्रेस के इन हालातों के पीछे मुझे एक ही कारण लगते हैं कि एक बड़ा मशहूर नारा है, जो लोग राम का अस्तित्व खोज रहे थे, आज उनका अस्तित्व पूरे देश से गायब है। आज आप पॉलिटिकल मैप, यानी पॉलिटिकल मैप इन द सेंस किस किस राज्यों में किस किस की सरकार है, किस किस पार्टी की सरकार, किन किन राज्यों में, वो उठा के देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की हिमाचल के अलावा कहीं सरकार नहीं है। और हिमाचल का भी एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वहां पे चुनाव है। 2023 में शायद चुनाव हुए थे वहां पे, 2022 में माफ कीजिए, 26 में वहां भी चुनाव है, तो 27 में, सॉरी माफ कीजिए, तो 27 में वहां भी सरकार बदलने वाली है। 1 साल, अब 26 लग गया है, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। तो इन 15 दिनों के बीच में, और हिमाचल में भी उनका अस्तित्व, कर्नाटक में वो बचे हैं बस, और गठबंधन में 1-2 राज्यों में, बाकी जगह वो सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस का जो वंशवाद का कीड़ा है ना, उसने उसको खत्म कर दिया। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? मैंने 6th में एक बात पढ़ी जो मुझे अब तक ध्यान रहती है। मेरा मैथ साइंस में मैं नीलबटे सन्नाटा हूं शुरू से, मैं इसलिए बीए कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस में। मैं पॉलिटिकल साइंस में, अगर मुझे पॉलिटिकल उस समय डीपी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और सिविक्स कहते हैं 9th 10th में, सिविक्स की बहुत जानकारी है मुझे, मेरे हिसाब से 10th-12th तक के सिलेबस की। तो उस हिसाब से एक ह्यूम ने 1885 में, जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, उन्होंने 1885 में कांग्रेस की नींव रखी, और कांग्रेस की नींव ही एक ब्रिटिश द्वारा रखी गई, तो वो भारतीय पार्टी हो कैसे सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखेंगे तो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के टाइम तक ठीक थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम तक मतलब वंशवाद इतना नहीं फैला था, हालांकि बनी तो नेहरू जी के वही थी,
लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने विलय करके, कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने क्या कहते हैं उसे, रेवोल्यूशन करके पार्टी में आप जिसे क्या कहते हैं वो कह सकते हैं विरोध करके, विद्रोह करके पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म कर दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपनी एक अपनी एक अलग इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई और फिर उसे ही कांग्रेस की मान्यता दिलवाई। तो जो पुरानी कांग्रेस थी वो तो तभी खत्म हो गई थी, जो वरिष्ठों की थी। तो अब जो बनी आ रही है ये वंशवाद। इतिहास में ये भी लिखा है कि महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी चले। जी, ये बात तथ्य है कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी तो ये भी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी उस प्रकार से देश पे शासन करें और उनका परिवार तक शासन करे। वो चाहते थे जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में पावर जाए। और जवाहरलाल नेहरू जी का अगर उठा के देखेंगे तो जब नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट की लिस्ट आजादी से पहले अपनी कैबिनेट की लिस्ट में कि नेहरू तुम्हारी कैबिनेट में कौन कौन है ये दी, तो नेहरू जी ने अपने हाथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं था। तो गांधी जी ने पूछा कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम क्यों नहीं है? तो गांधी जी ने कहा, सॉरी माफ कीजिए, नेहरू जी ने कहा उनका नाम भी डालना है क्या? तो आप ये मोनोपोली और ये वंशवाद की थ्योरी तो वहीं से देख सकते हैं। और उसके बाद चाहे आप आरिफ मोहम्मद खान साहब को ले लीजिए, चाहे आप बाकी नेताओं को ले लीजिए, चाहे आप मोरारजी देसाई जी को ले लीजिए, चाहे आप येदियुरप्पा साहब को ले लीजिए, या चाहे आप बाकी नेताओं को ले लीजिए, चाहे आप नरसिम्हा राव जी को, जिनका पार्थिव शरीर तक कांग्रेस कार्यालय में उस आदर से नहीं जा पाया था। तो ऐसे सीनियर नेताओं का, और अब एक ज्योतिराज सिंधिया जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, या फिर आप गुलाम नबी आजाद साहब, या जितने भी आरिफ मोहम्मद खान साहब, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, या रोहन जी, या हमारी पार्टी की बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस की जो वरिष्ठ, कांग्रेस के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ में उनके साथ छेड़खानी करी गई, उनके साथ कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन मजाल है कांग्रेस के किसी सीनियर नेता ने उनके खिलाफ आवाज उठाई हो, किसी जिसने से छेड़खानी करी उस हरामजादे के खिलाफ। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो राधिका खेड़ा को चुप करवाना चाहते थे, राधिका खेड़ा जी को चुप करवाना चाहते थे। तो इसीलिए तो जब आप अपने नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो पार्टी का सम्मान कहां से होगा? नैन, अभी जैसे आपको पता है कि हमारे देश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो एक बड़े लंबे टाइम तक चला है, ठीक है, और तमाम पार्टियों ने अपनी राजनीति भी इस पे सेकी है। अब वो मस्जिद दोबारा कलकत्ता में बनाई जा रही है, आपको पता ही है, ठीक है। हैरानी मुझे इस बात को तब हुई कि जब एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए कहता कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश हमारे पूरे, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे दुनिया को ये बात पता है कि जो बाबरी मस्जिद का जो फसाद था हमारे यहाँ एक बड़े लंबे टाइम तक चला। कई लोगों ने जान दिए, कई हिंदुओं ने जान दिए इसके लिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कोई इनका स्टेटमेंट नहीं आया, कोई इनका ट्वीट नहीं आया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भी चाहते हैं कि क्या देश के अंदर दोबारा बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? नहीं, बाबरी मस्जिद बनवाने वालों के सर पे अगर मैं ये मार दूं तो मुझे माफ कीजिएगा। और दूसरा विषय, एक और बात ये है कि जो लोग बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं वो पहले ये देखें कि बाबर था कौन। कौन था बाबर और कौन था औरंगजेब? ना तो वो भारत के थे, ना उनका भारत से कोई लेना देना, ना उनके 69 एंसेस्टर्स का भारत से कोई लेना देना। आए थे तुर्कमेनिस्तान से, कुछ आए थे अफगानिस्तान से, कुछ आए थे गल्फ से। अगर आपका भारत से आपकी वंशावली कोई लेना देना ही नहीं है तो आप खुद को भारतीय कह कैसे सकते हैं? और जो आज के भारतीय मुसलमान खुद को उनके बारे में कहकर गर्व करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर स्पेनिश लोगों पर उस समय स्पेन की क्रिश्चियन संस्कृति पे खतरा करके उस समय आक्रांताओं ने हमला किया तो आक्रांताओं के जस्टिफिकेशन स्पेनिश मुस्लिम कभी नहीं करते। और आप अरब के मुसलमान को उठा के देख लीजिए और आप यहाँ के मुसलमान को उठा के देख लीजिए। यहाँ का मुसलमान गजवाई हिंद में फोकस करता है और वहां के मुसलमान को मतलब नहीं है। वहां के मुसलमान पे अगर आप इजराइल के समर्थन में वहां पर, बाकी जो पैलेस्टाइन के समर्थन में वहां पर झंडा लेके निकलेंगे ना, तो अभी कुवैत ने 12 मुसलमानों को, 12 भारतीय मुसलमानों को डिपोर्ट करा है और उनको औकात दिखा के वापस भारत में फेंका है। तो ये कार्य होता है। वहां पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। वहां पे अगर आप चाइना में खुद को मुसलमान कहते हैं ना तो आपके मस्जिद का बाथरूम बना दिया जाता है। और औरंगजेब के नाम की बाथरूम यहाँ पे खुले लेकिन औरंगजेब के नाम की मस्जिद ना खुले और बाबरी के नाम की मस्जिद ना खुले। बाबर था कौन? बाबर एक ऐसा आक्रांता था, खिलजी एक ऐसा आक्रांता था, और औरंगजेब, हुमायूं या फिर जितने भी लोग, इनफैक्ट सैफ अली खान जी का बेटा जिसके नाम पर वो क्या नाम है उसका, तैमूर। तो जो ऐसे जो 2 कौड़ी के जिनकी सोच है, मैं यहाँ पर उनके माता पिता के पे प्रश्न चिन्ह उठाना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो खुद के नाम, जो अपने बच्चों का नाम ऐसे आक्रांताओं के नाम पर रखते हैं और
आप वो उन लोगों ने पूरे गांव साफ कर दिए हिंदुओं के, उन्होंने सारे मस्जिद तबाह कर दिए। और काशी विश्वनाथ के इतने बड़े मैं काशी विश्वनाथ पिछले साल गया था, काशी विश्वनाथ में जिस जगह नंदी जी बैठे हुए हैं उसी समय सामने वहां एक बाउंड्री लगी हुई है, और जो मस्जिद के नीचे वाले शिवलिंग है उसके दर्शन मैंने सामने से, यूं पास जाने की परमिशन किसी को नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वहां पर, लेकिन आप दूर से दर्शन कर सकते हैं। तो दूर से देखा है, और नंदी जी वहीं बैठते हैं उस तरफ मुंह करके जहां असली शिवलिंग होते हैं। तो असली शिवलिंग मस्जिद के नीचे ही है, आज नहीं तो कल वो हमारा ही होगा। लेकिन ज्ञान व्यापी यानी ज्ञान का सागर, अब मस्जिद का नाम भी अगर संस्कृत में होने लग जाए तो वो सिर्फ भारत में हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। और औरंगजेब और बाबरी मस्जिद पे मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है, बस अब एक्शन की देर है। सरकार हमारे हाथ में लाठी डंडे दे दे, हम अपने आप बाबरी मस्जिद दोबारा तोड़ देंगे अगर बनेगी तो, और फिर से 6 दिसंबर रिपीट होगा। अच्छा, हमारे देश में जैसे खासतौर से कांग्रेस इस बात को बड़ा उठाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान बहुत करती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये क्या ये मैं खुद भी इस बात को जानना चाहता हूँ, क्या हमारे देश के जो मुसलमान है, जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि अधिकतर हर बार ये ऐसा होता है कि हमारे देश के मुसलमान जो हमारे देश में रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे खाते पीते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के इशारों पर वो हमारे देश के अंदर बम ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं जो सच्चे मुसलमान भी है, जो शायद हमारे देश की भारत माता को भी अपनी मां समझते हैं, तो उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है। देखिए, आप आरिफ मोहम्मद खान साहब को ले लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, या आप अशफाकुल्लाह खान साहब को ले लीजिए, जिनका आजादी में इतना योगदान था, शायद महात्मा गांधी जी का भी इतना योगदान नहीं रहा। अशफाकुल्लाह खान जी ने तो अपनी जान दी थी आजादी के लिए। तो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं, लेकिन 90% मुसलमान उसी कचरे में से आते हैं जहां से वो अपने बच्चों को बड़ा करना जानते हैं। देखिए, कचरे की बात ऐसी है कि अधिकतर अगर आप यूपी, बिहार या फिर बाकी राज्यों के, अगर आप केरल के मुसलमान को देखेंगे ना, तो केरल के मुसलमान का माइंडसेट बहुत अलग है। केरल के मुसलमान का माइंडसेट ये है कि वो अपने बच्चे को सिविल स्कूल में भी भेज सकता है, आर्मी स्कूल में भेज सकता है। लेकिन यहाँ के मुसलमान का माइंडसेट ये है कि, और मुझे लगता है केरल में भी ऐसे 5-10% मुसलमान नहीं होंगे, मैं तो शायद एग्जाम्पल ही गलत दे रहा हूं, मैं खुद पहली बार अपनी बात पर ही, मेरे को लगता है बेकार बात है। अगर मुझे गहन सोच के देखूं तो मुसलमान कहाँ कहीं का भी हो, वो अपने बच्चे को मदरसे में ही पढ़ाना पसंद करेगा। अगर हमारी सरकार कहती है कि मदरसे में आप कुरान के साथ कंप्यूटर ले लीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम, जो आपके बच्चे को आगे काम आएगा, जो आपके बच्चे के फ्यूचर में काम आएगा। अगर आप उसमें भी कुरान की आयतें उठा के देखेंगे कि कंप्यूटर तलवारबाजी सिखाना सिखाता है और कंप्यूटर जिहाद करना नहीं सिखाता है, इसलिए मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीखूंगा, तो इस बात से तो मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता। बल्कि इसी कंप्यूटर से ये लोग बम बनाने सीखते हैं। हाँ, लेकिन इसी कंप्यूटर से ये लोग हाईजैक करना सीख जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी से। अगर ये इतना दिमाग देश के विकास में लगाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और देश में ऐसा नहीं कि मुसलमान सारे निठल्ले हैं, सारे बेकार हैं, सारे ही वो हैं, लेकिन मुसलमानों को अपनी कट्टरता, मुसलमानों को अपनी क्या कहते हैं, अपनी अपग्रेडनेस, देखिए हमने सती प्रथा छोड़ी, हमने बाल विवाह छोड़ा, बिल्कुल हमने वो कुरीतियां छोड़ी जो टाइम के साथ बेकार थी, गलत थी और बकवास थी। तो मुसलमानों को भी अपनी हिजाब, अपनी प्रथा, अपनी बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो समाज के साथ उस हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है। और 21st सेंचुरी और वक्त बदलाव मांगता है, देखिए, और वक्त बदलाव मांग रहा है। अब मुसलमानों को आगे आकर देश के विकास में योगदान देना होगा। और मैं अपनी बात एक बात बोल के इस टॉपिक पे खत्म करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ 2 दिन पहले हमला हुआ, इसमें 15 लोग शहीद हो गए, शहीद ही कहूंगा उन्हें मैं। मुसलमान 2 हैदराबाद, बड़ी मन को ठेस पहुंचती है कि भारत के 2 मुस्लिम नागरिकों ने जाकर ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि वो काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, लेकिन पैलेस्टाइन से ट्रेनिंग लेकर वो लोग फिर ऑस्ट्रेलिया में गए। हालांकि उनका मूल हैदराबाद से था, तो उन्हें हैदराबादी मुस्लिम ही कहूंगा। भारत के मुसलमानों ने गन लेकर पैलेस्टाइन के नाम पर 15 लोगों को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया। तो मैं भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और पूरा वेस्ट, एक इमेज तो खराब होती है, हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे, बेशक आज वो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, पर कहने को तो ये आएंगे कि ये भारतीय थी। नहीं, अभी भी उस बेटे, जिसकी वो व्यक्ति है जिसने मारा है, उसका बाप तो नहीं, लेकिन उसका बेटा अभी भी हिंदुस्तान का नागरिक है, ये आधारित प्रूफ हैं। और अगर ऐसे में आप अपने देश की, तो देखिए वो देश की सोचते ही नहीं है, उनका एक ही सिस्टम खत्म होता है। उनका सिस्टम शुरू होता है जिहाद से, मार के अल्लाह खुश हो जाएंगे, कुरान खुश हो जाएंगे, जबकि
कभी मोहम्मद साहब खुश नहीं होते, कभी भी कुरान खुश नहीं होती। अगर आप कुरान को मिसप्रिंट करके अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो फिर पता नहीं ऐसे आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और इस्लाम जिहाद सिखाता है। जिहाद क्या है और क्या होते हैं काफिर, अगर इसकी डेफिनेशन मुसलमान देने लगे तभी वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे। और देवबंद क्या सिखाता है वो भी, अभी देवबंद जिहाद सिखाता है। अरुण गोविल जी ने पार्लियामेंट में एक अपना एक वक्तव्य देते हुए बताया कि भाई देश की जितनी भी मस्जिद है उनमें कैमरे होने चाहिए। ठीक है, ये सुरक्षा पर्पज से भी ठीक है, और मस्जिद के अंदर क्या गतिविधि हो रही है उसको भी, उस पर भी ध्यान रखा जाता, क्योंकि हमारे देश में अक्सर ऐसा देखा भी गया और ये सभी जानते हैं कि मस्जिद और मदरसों से कई बार हथियार और ऐसी चीजें मिली हैं। तो अब उनका भी विरोध होना शुरू हो गया है कि भाई जब मंदिर में कैमरा लग सकता है, मस्जिद में कैमरा, सॉरी गुरुद्वारे में कैमरा लग सकता है, चर्च में लग सकता है, तो मस्जिद में या मदरसे में क्यों नहीं लग सकता है? देखिए मंदिरों में तो कैमरे लगते हैं, आप काशी विश्वनाथ उठा के देख लीजिए, आप सभी मंदिरों में, सभी मंदिरों चाहे वो कोई भी मंदिर आप उठा के देख लीजिए। इवन मेरे सामने साईं बाबा का मंदिर है मेरे घर के, तो वहां भी कैमरे लगे हुए हैं, दो दो। अंदर भी मंदिर कैमरा लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कैमरा लगा हुआ, छत पे भी कैमरा लगा हुआ है। तो वो 20-30 फुट का रोड है और काफी बड़ा मंदिर है, वो भी 150-200 गज का मंदिर है। तो मंदिर पे जब कैमरे हो सकते हैं तो मस्जिदों में कैमरे क्यों नहीं हो सकते? और देखिए योगी जी की एक बात से मैं इस समय ताली बजाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में देवबंद में एक आर्मी का बेस कैंप खोल रहे हैं, और आर्मी का वो कैंप खोल रहे हैं और उस कैंप से वो हर जगह नजर रखेंगे। और देवबंद देखिए मुसलमानों का गढ़ है, और मुसलमानों के गढ़ में, देवबंद में सहारनपुर में 2014 में दंगे हुए थे, जो सेंसिटिव जोन होते हैं। एक बात और है, अगर आप कैमरे की बात करें तो मैं ये बात उठाना चाहूंगा, हिंदू कहीं भी 80% या 80% 90% होता है, वहां हमेशा शांति मिलेगी आपको। लेकिन कहीं भी मुसलमान 25% हो जाए तो ऐसा उत्पात और तांडव मचाता है जैसे कहीं हम देख ही नहीं पाते। बल्कि तो हिंदू लोग तो मोहल्ले से निकलते में भी लोगों को डर लगता है कि यार। और केराना में अभी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से 2016-15 की बात है, जब हिंदू अपना घर बेचने के लिए राजी हो गए थे, मुसलमान उतना उन पे आग्रह कर रहे थे। 2014, हालांकि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये घटनाएं तो अब सुनने में ही नहीं आती, कहीं ऐसा हो रहा है, कुछ हो रहा है। इनफैक्ट मेरी आगरा में बुआ रहती है, मैं 1.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में रहा हूं आगरा में, और आगरा में पुलिस भी सुनती है अब। और अगर पुलिस, जैसे अभी बीच में कुछ केस हुआ था, तो अगर पुलिस नहीं भी सुन रही है तो पुलिस के नीचे वाला ये तक का नहीं सुन रहा है। अभी जैसे एक मसला हुआ था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता मसला क्या था, तो हम कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर ने तुरंत उस एएसआई को ऐसे दहाड़ा जैसे कि उस एएसआई के ऊपर से लेके नीचे तक पानी निकल आया था। तो ये होते हैं असली प्रशासन वाले। अब ये नहीं होते कि 20 लाख यहां से निकल रहे हैं, 30 लाख यहां से निकल रहे हैं, लेकिन खैर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अभी कैमरे की बात कर रहे हैं, देखिए कैमरे का होना जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से जरूरी है। और अगर आपके क्षेत्रों में, आपके बहुतायत क्षेत्रों में दंगे हो सकते हैं तो फिर आपके लोग क्या सिखा रहे हैं। और देवबंद की तो माफ कीजिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब कौन है आप बताइए, कौन से समाज से आते हैं वो, आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। आरिफ मोहम्मद खान तो नेचुरल से बात है भाई, मुस्लिम ही होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब जी का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने बताया था, खैर वो जितने बड़े स्कॉलर है उतना बड़ा तो मैं कभी नहीं बन सकता, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि देवबंद जिहाद सिखाता है। और ये पैरा उन्होंने कुरान का उठाया, ये पैरा उन्होंने देवबंद की उस कहते हैं उस थ्योरी का उठाया, उस सिलेबस का उठाया। तो और कुरान में भी कई ऐसी आयतें हैं जो जिहाद सिखाती हैं, जो काफिरों को मारना सिखाती हैं। तो जब ऐसी चीजें, और एक और बात, जब आपके ही अल्लाह अकबर के नाम पर गर्दन जिहाद हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पुलवामा में, या बाकी राज्यों में, या बाकी देशों में, तो क्यों ना एक बार स्टडी करी जाए और एक बार देखा जाए कि आपका धर्म सिखाता क्या है। उसके बाद तो हम आपके शैक्षिक संस्थान खोलेंगे ना। तालिबान अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, ISIS अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, लश्कर तैयबा अल्लाह अकबर के नाम पे मारता है, पुलवामा में जो हुआ अल्लाह अकबर के नाम पे हुआ, आधार कार्ड देखेगा सब कुछ हुआ है। तो जब सब कुछ अल्लाह अकबर के नाम पर ही हो रहा है तो एक बार वेरिफिकेशन तो जायज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा नयन, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सवाल बड़ा गंभीर भी है और मैं इस मुद्दे को लगातार उठा भी रहा हूं कि अभी जिस तरह से कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने के लिए हर राज्य में लड़ रही है, बिहार चुनाव में इन्होंने वोट चोरी और ये ऐसा 6 सीट आई उन्हें, मुबारक। बिल्कुल, तो ये शर्म की भी बात है कि पहले से भी कम हो गई है, 19 से 6। हाँ जी। तो अब ये मुद्दा उठा रहे हैं,
अभी कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे नेताओं के जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं उससे ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के लोग हमारे देश के जेनजी को भड़का के वापस से श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात देश में बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये लोग ऐसा कर भी ले, और ऐसा ये लोग इसलिए भी करना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि इनको लग रहा है कि शायद हम चुनाव जीत के तो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, तो देश के जेनजी को भड़का के, ठीक है, सरकार बदल के, तख्ता पलट के, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, ऐसे करके अपनी सरकार बना लेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे युवा आज आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन सब चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि देश के जेनजी को भड़का के अगर तख्ता पलट करने की जो साजिश कांग्रेस रच रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है, और हमारे देश के युवाओं को इस बात को समझना भी चाहिए। देखिए, जेनजी बीइंग अ जेनजी होने के नाते भी, जेनजी का मतलब ये है कि जनरेशन जेड, वो जनरेशन जो आगे भारत का निर्माण करने वाली है। और अगर ऐसी जनरेशन भड़केगी, ऐसी जनरेशन पत्थर बरसाएगी, ऐसी जनरेशन जिसे देश को बनाना है, वही देश की प्रॉपर्टीज का नुकसान करके देश में आग लगाएगी, देश की संसद को लूटेगी, देश के प्रधानमंत्री आवास को लूटेगी और देश की पूरी एक स्ट्रक्चर को हिला देगी, तो वो कभी जेनजी नहीं हो सकता, वो आतंकित कर देने वाले। देखिए, मैं बांग्लादेश में देखिए, हमेशा विरोध करने का ना एक तरीका होता है। बिल्कुल, विरोध करने का तरीका ये होता है, जैसे आप किसान आंदोलन को उठा के देख लीजिए, हालांकि उन्होंने एक बात गलत करी थी कि वो रेड फोर्ट पे चढ़ गए थे, वो तो सबसे गलत काम था। खालिस्तान की हरकतों की तरह, तो वो देखिए उनकी टूल किट एक थी, और उसमें किसान भी नहीं थे, मैं तो कहूंगा खालिस्तानी कुछ लोग थे, खालिस्तानी थे। तो आप उनको उठा के देख लीजिए, या आप बाकी लोगों को उठा के देख लीजिए, या आप वो 2020 में सीए के खिलाफ जो बैठे हुए थे, जिन्होंने एक बड़ा नैरेटिव अगेंस्ट में भारत के प्रेजेंट किया बाहर की सोसाइटी में, गल्फ कंट्रीज में, तो इन्हें हट सट के देख लीजिए। अब जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी जाती है, या बाकी प्रोग्राम्स जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं, तो अब एनिमल वेलफेयर को उठा के देख लीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, अब एनिमल जितने भी जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जो पलट गया, हम आभार हैं जो पूर्व जस्टिस हैं हमारे उनके, तो जिन्होंने पूरा ये सिस्टम पलटा और जानवरों को न्याय दिया। तो इस बीच में ये हुआ कि इन्होंने एक पैटर्न सेट किया, और पैटर्न सेट करके इन्होंने विरोध किया, डंडे नहीं बरसाए, इन्होंने विरोध किया, इन्होंने पत्थर नहीं बरसाए, इन्होंने विरोध किया, ये विरोध सहा, इन्होंने विरोध सहने के बाद इन्होंने विरोध किया, तो उसका एक तरीका था, उसका एक पैटर्न था। तो विरोध करने का पैटर्न होता है, डेमोक्रेसी है, सबको विरोध करने का अधिकार है। और जेनजी से एक बात और, आप देश की संपत्ति को तोड़ते हुए नहीं, देश की संपत्ति को बनाते हुए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और अगर आप देश की इकोनॉमी में योगदान देंगे, देश के स्ट्रक्चर में योगदान देंगे, देश की बाकी चीजों में योगदान देंगे, तो आप महान कहलाए जाएंगे, तो आप वास्तविक तौर पे भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे, तो फिर आप भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह पीछे धकेलने का कार्य करेंगे। और अगर आप सच में खुद को नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के आसपास मानते हैं, तो मैं कहता हूं आप जेनजी के फेल हो चुके हैं, क्योंकि भारत इनको कब का पीछे छोड़ चुका है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नयन, और नयन ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस अपने मुद्दों को उठा रही है और किस तरीके से वो हर बार अपने मुद्दों को लेकर फेल हो जाते हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि नयन छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, और नयन की जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो तो आप तमाम लोग जानते ही हैं, और इसीलिए शायद नयन के इतने फैन भी हैं लोग। और मैं चाहूंगा कि जैसा कि कांग्रेस कर भी रही है, ये गंभीर चिंता का विषय भी है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस बात को गंभीरता से भी ले कि कहीं ना कहीं हमारे देश के विपक्ष और कांग्रेस के लोग जो है, ये हमारे जेनजी को भड़का के देश में कहीं ना कहीं दंगे कराना चाहते हैं। श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात हमारे देश में ना हो, उसके लिए हमारे देश की जेनजी को भी अब समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आने वाले देश, हमारे आने वाले भारत का भविष्य आप लोग ही हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी बातचीत थी नयन के साथ, वो कैसी रही आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। नयन से अगर किसी तरह का कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, नयन उनका जवाब भी देंगे। और देश के भविष्य आप लोग हैं, और इसीलिए जो भी करें सोच समझ के करें। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सच की रफ्तार। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर नयन को हम दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।